अच्छा, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक डिवाइस है और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये एक प्रोसेस है। इसमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स redox reactions and carried out in electrolytic cell. In electrolysis, current passes through an electrolyte due to this migration of positive and negative ions towards cathode and anode takes place. इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर करंट पास होता है, ठीक है, और वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की मदद से। इसमें होता ये है कि आइंस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, ये कैथोड नेगेटिव आइन एनोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जिसमें करंट पास हो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अब मेन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक फिज़िकल सेटअप है, एक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन की मदद से जो है हमारा जैसे पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे H2O है, वाटर है ना, तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और अपना ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। एक रिएक्शन होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ये वो प्रोसेस होता है जो सेल के अंदर हो रहा होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो जो एक हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक रिएक्शन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। अच्छा, the type of cell which uses electricity for a non-spontaneous reaction to occur is called electrolytic cell, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशंस क्या है, यानी कहाँ पर ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे इन्होंने कुछ मुश्किल बताया, मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। पहले आप देखें, माइकल फैराडे वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट हु ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका बहुत किरदार है फैराडे का। ही ऑब्जर्व्ड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड्स। He conducted several experiments regarding electrolysis and put forward two laws. It states that, अच्छा ये first law of electrolysis है. It states that the amount of any substance that is deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. फराडे जो है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार है। और इसने ऑब्ज़र्व किया कि करंट और सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसमें क्या जो है अपना रिलेशन है। तो उसके बारे में इन्होंने दो लॉज दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला लॉ कह रहा है, अच्छा जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को तोड़ देते हैं। लिक्विड के अंदर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को तोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी है, पानी के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को तोड़ दिया। तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट लॉ है वो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब ये है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। If you pass more electricity, more substance will be produced. If you pass less electricity, less substance will be produced. अब आप सपोज करें कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसकी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो आप 10 मिनट के लिए। अगर आपने 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी निकलेगा वहाँ से 2 ग्राम कॉपर, ठीक है। कॉपर कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है।
अगर आप 10 मिनट के लिए कर रहे हो तो 2 ग्राम कॉपर निकलेगा। अगर आप 20 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो 4 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से निकलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी क्वांटिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिसिटी की तो सब्सटेंस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी कम करोगे तो सब्सटेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका W इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट करंट इन एम्पेयर एंड टाइम। ठीक है, ये वेट, W मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट, और फिर आपका जो है Z का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और A का मतलब है आपका करंट इन एम्पेयर, और T का मतलब है टाइम। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ये कह रहा है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। आसान अल्फाजों में आपको बता दूं तो अगर वही इलेक्ट्रिसिटी जो आपने 10 मिनट के लिए पास की थी कॉपर सल्फेट से, वो अगर आप किसी और सब्सटेंस से पास करोगे तो उसका रिज़ल्ट चेंज होगा। ठीक है, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो डिफरेंट मेटल से तो दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट मासेस। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉपर सल्फेट को 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी तो 2 ग्राम जो है आपको कॉपर मिला, तो दूसरे सब्सटेंस में भी आपका साथ यही काम हो। ठीक है, सिल्वर सॉल्यूशन के साथ करें 10 मिनट तो आपको 2 ग्राम सिल्वर मिले, ऐसा नहीं है। हर किसी का जो है आपका रिज़ल्ट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉरी, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। अभी मैंने आपको यही बताया कि अगर आप अलग अलग सब्सटेंसेस को जो है आप जो है करंट पास करोगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो चेंज होगा, सबका रिज़ल्ट अलग होगा अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मास। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं जैसे बैटरीज़ हैं, जैसे ड्राई सेल हैं, इनको पढ़ते हैं। बैटरीज़ क्या हैं? वी यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैविंग बैटरीज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी चीज़ें आप देखते हो जिसमें आप बैटरीज डालते हो, रिमोट कंट्रोल है उसमें आप बैटरी डालते हो। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ galvanic cells connected in a series. Example of batteries include dry cell, lead storage, battery mercury, battery etc. Batteries are classified as primary non-rechargeable, secondary rechargeable batteries. Scientists are working for enhancing high energy safety recycle of batteries for mobile phones, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मोबाइल में भी आपकी बैटरी लगी हुई है जिसको आप चार्ज करते हो, तो एक होती है सेकेंडरी जिसको आप चार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल जो आपके मोबाइल में लगी हुई है, एक होती है नॉन रिचार्जेबल जो रिचार्ज नहीं होती, एक दफ़ा आपने यूज़ कर ली तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी क्या है? एक डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की मदद से जो भी चीज़ बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसको बैटरी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। अब एग्जांपल ले लें आप, रिमोट कंट्रोल है या फिर आपकी वॉल क्लॉक है, उसमें भी आपकी बैटरी लगती है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगती है। ठीक है, अब है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? ये भी एक कॉमन बैटरी है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आपके जो रिमोट कंट्रोल में लगा सेल ना, वो भी ड्राई होता है। वॉल क्लॉक में या जो है आपकी जो बैटरी होती है फ्लैश लाइट, उसमें भी आपका जो है, जिसको आप आम ज़बान में बैटरी कहते हो वैसे वो फ्लैश लाइट होती है, तो उसको भी जो है ये ड्राई सेल आपका लगता है। अब ड्राई सेल के अंदर एक होता है जिंक कंटेनर। ठीक है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है कार्बन रॉड, ये सेंटर में लगा हुआ होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और एक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, ये यूजुअली जो है एल्युमिनियम क्लोराइड से बना हुआ होता है और जिंक क्लोराइड से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन करने में
मदद करता है। अच्छा, ये बता रहे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन देयर केमिकल सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन इट। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर है लीड स्टोरेज बैटरी। अब जो लीड स्टोरेज बैटरी है ना, ये रिचार्जेबल बैटरी है जो कि आपकी कार में लगती है, जो मोटरसाइकिल में लगती है, जो आपके यूपीएस सिस्टम में लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉजिटिव प्लेट होती है जो कि आपकी लीड से बनती है, इसलिए इसको लीड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। ठीक है, लीड डाइऑक्साइड से बनती है। दूसरी इसके अंदर ये होती है एक नेगेटिव प्लेट, वो भी लीड से बनती है। और इसके अंदर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता कैसा है? तो केमिकल रिएक्शन होता है लीड और लीड डाइऑक्साइड और अपना सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान, और इस रिएक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एलॉय फॉर्मेशन पे। सबसे पहले आप समझें कि एलॉय क्या है। एलॉय मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर अब इसमें होता ये कि एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, या दोनों मेटल होंगे, या दोनों नॉन मेटल होंगे, या मेटल और नॉन मेटल होगा। तो जब आप मिक्सचर करते हो मेटल और नॉन मेटल का या मेटल का मेटल से, तो इन मिक्सचर्स को कहा जाता है एलॉय। Alloy is the mixture of metal with metal or metal with non-metal. There are about 7,000 alloys which are used for different purpose in the world. ठीक है। अच्छा, एलॉय बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि जो मेटल होते हैं ना, वो मेटल या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, या बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, या फिर ईजिली कोरोड हो जाते हैं। तो इसलिए हम मिक्स करते हैं मेटल्स को ताकि मटेरियल जो हमारा बने वो स्ट्रॉन्गर बने। सही है। जैसे कि आपने ब्रास को कॉपर से जो है मिक्स कर लिया, या ब्रॉन्ज को कॉपर से, स्टील को आयरन से आपने मिक्स कर लिया। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील को आयरन से, और क्रोमियम से और निकल से आपने जो है आपने मिक्स कर लिया। स्टील आयरन को आपने कार्बन बिल्डिंग से जो है वो अपना मिक्स कर लिया। तो इससे क्या है कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स बनते हैं। सही है। जब भी आप कॉपर को और जिंक को मेल्ट करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो क्या बनता है? जिंक और कॉपर को मेल्ट करते हैं तो ब्रास बनता है। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है ये स्ट्रॉन्गर बनता है, प्योर कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है। तो इसलिए हम एलॉयज़ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन को रोकना। ठीक है, कोरोजन सबसे पहले समझें कि होता क्या है, फिर उसको रोकने के बारे में समझते हैं। कोरोजन इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल। कोई भी मेटल हो उसको डिस्ट्रक्ट करना, तबाह करना, ख़त्म करना, इसको कोरोजन कहा जाता है। और मेटल ख़त्म कब होता है? जब वो रिएक्ट करता है एयर के साथ, या वाटर के साथ, या किसी केमिकल के साथ। आप देखते होंगे कि आयरन को जंग लग जाता है, मेटल को जंग लग जाता है, वो तभी लगता है जब उसके साथ एयर, वाटर या केमिकल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो कोरोजन का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल। ठीक है, अब उसको रोकना चाहिए, तो उसके रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं? एलॉइंग करनी होती है, और मेटेलिक कोटिंग करनी होती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन करनी होती है। ठीक है, तो ये बाद में पढ़ते हैं। पहले उन्होंने एक और टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि लोहे को जंग लग जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जो रस्टिंग है ना, वो भी एक स्पेशल टाइप का कोरोजन है जो कि आयरन के साथ होता है। रस्टिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एक रेडिश ब्राउन कलर का जो है अगर लोहा आपका बन जाता है तो वो जो है कहलाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की वो कंडीशन नहीं रहती जो शुरुआती उसकी होती है, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो टूटने लग जाता है। सही है। जैसे कि आपका लोहे का गेट है आपके घर में, तो वो भी बारिशों की वजह से ख़राब हो जाता है, या कि आयरन टूल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं पानी की वजह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, अब इस रस्टिंग से या फिर कोरोजन से अगर बचना है तो हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। एक
जो है आप एलॉइंग कर सकते हो। अब एलॉइंग का मतलब ये है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है जिससे मेटल को हम मिक्स करते हैं दूसरे मेटल के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ, ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ है मेटल की वो बढ़ सके, उसकी पावर बढ़ सके और करोजन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। दूसरा है मेटलिक कोटिंग। मेटलिक कोटिंग का मतलब है कि आप कवर कर रहे हो मेटल को दूसरे मेटल के साथ ताकि उसको आप प्रोटेक्ट कर सको कोरोजन से। तीसरा है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप आयरन के साथ यानी लोहे के साथ आप एक रिएक्टिव मेटल अटैच कर देते हो। ऐसा मेथड जिसमें आप आयरन के साथ एक रिएक्टिव मेटल को अटैच कर देते हो, तो फिर क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल है वो कोरोड हो जाता है और आयरन को बचा लेता है, यानी वो अपने सर की कुर्बानी दे देता है और आयरन को बचा लेता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में ये होता है। ठीक है। फिर है आपका कोटिंग विथ पेंट। इसमें ये होता है कि आप मेटल को पेंट कर देते हो, कलर कर देते हो, जिससे एयर है या मॉइस्चर है वो मेटल के सरफेस तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। प्लेटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक मेटल को कोटिंग करते हो एक और मेटल से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए, बिजली का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए आप एक मेटल को कोटिंग देते हो दूसरे मेटल की। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है एक थिन लेयर ऑफ मेटल पे। ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि आप कोरोजन से वो जो आपका पहला मेटल है वो बच जाए, उसकी जो अपीयरेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील होता है, तो स्टील के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको भी कोटिंग दी जाती है किसी मेटल की ताकि वो रस्टिंग से बच जाए। ठीक है। और फिर टिन प्लेटिंग भी होती है। टिन प्लेटिंग में ये होता है कि जो आपका आयरन है या आपका स्टील है उसको आप टिन की लेयर दे देते हो। ठीक है। टिन से आप उसकी कोटिंग कर देते हो। जैसे आप देखें ना, फूड कैन होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैन होते हैं उसमें भी ये चीज़ हुई होती है। फिर है आपका जिंक प्लेटिंग। तो जिंक प्लेटिंग में जो है वो आप आयरन या स्टील को जिंक की प्रोटेक्शन दे देते हो ताकि रस्टिंग से बच जाए। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब इसमें ये होता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए आप सिल्वर की लेयर दे देते हो। ठीक है। किसी भी मेटल को सिल्वर की लेयर दे देना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। क्रोमियम प्लेटिंग में आप क्रोमियम की प्लेटिंग दे देते हो। ठीक है। द प्रोसेस इन विच क्रोमियम इज़ कोटेड इलेक्ट्रोटिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर आप क्रोमियम की कोटिंग दे देते हो मेटल को तो उसको क्रोमियम प्लेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये समरी लाजमी पढ़ा करें, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है।